जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो बिहार इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसके पहले बिहार इतिहास का पार्ट 1 मैंने डाल दिया था। ये पार्ट 2 है। इसमें कुछ मेडिवल बिहार और कुछ आधुनिक बिहार के टॉपिक होंगे। इसके बाद बिहार इतिहास से कुछ और वीडियो आएंगे। अगर आप बिहार इतिहास के हर एक वीडियो देखते हैं तो बीपीएससी में बिहार से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आगे देखते हैं। सिरते फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बिहार के संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट करने की चर्चा है। ये जो पुस्तक है इसको लिखा है फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी ये आत्मकथा है। उस समय बिहार के जो सूफी संत थे वो अहमद चिरमपोश थे। जब बिहार ये आए थे तो इसका मिलने का बात आया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो आज का नालंदा में बिहार शरीफ है वो हुआ करता था। अर्थात तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार का उल्लेख मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी में है। अर्थात मध्यकाल की पुस्तक तबकात ए नासरी है जहाँ बिहार का उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक के लेखक मिनहाज उस सिराज थे। तुगलक काल में बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासन मलिक इब्राहिम अर्थात मलिक बयां था। यानी इसको मलिक बयां भी कहते हैं, मलिक इब्राहिम कहते हैं। तो तुगलक काल में बिहार का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासक यही था। सिकंदर लोदी के बिहार शरीफ लेख से ज्ञात होता है कि सरकी शासक हुसैन शाह सरकी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। अर्थात सरकी शासक जौनपुर से संबंधित है। तो इसके शासक हुसैन शाह सरकी ने एक दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के अंत के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान ने अपनी बिहार में एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। अर्थात यह जो था दरिया खान नुहानी वह सरकी शासकों के अधीन शासन कर रहा था, लेकिन उसका पुत्र बहार खान ने अपनी अलग सत्ता स्थापित कर ली थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम तुजुक ए बाबरी, इसको बाबरनामा भी कहते हैं, उसमें उसने चर्चा किया है कि वह स्वयं मनेर तक आया था और मनेर के दरगाह पर हाजिरी दिया था। तो बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। बाबर के समय बिहार के प्रशासक जलाल खां थे। जब बाबर दिल्ली मतलब कि भारत पर शासन कर रहा था उस समय बिहार के प्रशासक जलाल ये थे। शेर शाह का नाम फरीद खां था। उसके पिता का नाम हसन खां था जो सहसराम जिसे आज सासाराम कहते हैं वहाँ का जागीरदार थे उसके पिता। 1536 में शेर शाह ने सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल की सेना को हराया और पूर्वी भारत पर अर्थात बंगाल क्षेत्र में अपनी सत्ता मजबूत कर ली थी। 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को बक्सर, इसी को चौसा युद्ध भी कहते हैं, तथा 1540 में कन्नौज, इसी को बिलग्राम युद्ध कहते हैं, इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया था। आगे बात करते हैं। शेर शाह ने पटना में दुर्ग बनवाया था और 1541 में शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी भी घोषित किया था। अर्थात पटना शहर की स्थापना पटना नाम से शेर शाह ने किया था और पटना को पहली बार प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने ही बनाया था 1541 में। पटना दुर्ग और राजधानी बनाने का उल्लेख अब्दुल्लाह के तारीख ए दाऊदी में मिलता है। अर्थात ये पुस्तक का नाम है जिसके लेखक अब्दुल्ला है। इसी में उल्लेख है कि शेर शाह ने पटना को दुर्ग और राजधानी बनाया था। मुगल शासक अकबर ने 1576 में बिहार को जीत लिया था। हालांकि 1580 में अकबर ने बिहार को सूबा का दर्जा दिया था। मुगल का एक सूबा बनाया अकबर ने। अकबर काल में बिहार के प्रांतीय शासकों में मान सिंह सबसे प्रसिद्ध थे। मान सिंह अकबर के सेनापति माने जाते हैं और वह बिहार के प्रशासक भी अकबर के काल में चुने गए थे, जिसने रोहतास को राजधानी बनाई थी। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में भी बिहार का उल्लेख है, जहां कहा गया है कि बिहार से सोने की प्राप्ति होती थी। 1621 में जहांगीर ने अपने राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था। अर्थात बिहार का जो प्रांतीय शासक जहांगीर के समय परवेज थे, जो कि जहांगीर का राजकुमार था। औरंगजेब का पौत्र अजीम शाह ने 1702 में बिहार का
सूबेदार बनाया गया, अर्थात बिहार एक सूबा था और सूबे के प्रमुख को सूबेदार कहते थे। तो अजीम शाह जो कि औरंगजेब का पोता था, वह बिहार का बनाया गया सूबेदार। अजीम शाह ने पटना नगर का निर्माण करवाया और इसका नाम रखा अजीमाबाद, अर्थात अजीम शाह के निर्माण करने के कारण इसका नाम अजीमाबाद ही पटना का रखा गया था। 1713 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का शासन अपने हाथ में ले लिया तथा बंगाल की राजधानी बनाई मुर्शिदाबाद, जो कि पहले कलकत्ता मेन सेंटर हुआ करता था। उस हालांकि नाम नहीं था कोलकाता, लेकिन वो तो ब्रिटिश काल में नाम दिया गया कोलकाता कलकत्ता। उसने राजधानी बना दी मुर्शिदाबाद, क्योंकि उसने शहर बसाया था और उसी को अपनी राजधानी बनाई थी। फर्रुखसियर पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ब्रिटिश राज्य के संरक्षण में इसका राज्याभिषेक हुआ था पटना में। बिहार के सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला फिरदौसी था, जिसका प्रमुख संत सफरुद्दीन याह्या मनेरी थे। ये सबसे फेमस जो सूफी सिलसिला है वो फिरदौसी था और इसके संत याह्या मनेरी थे। बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम का मकबरा है और शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। यानी मलिक इब्राहिम जो कि मध्यकाल में बिहार के शासक थे, उसका मकबरा बिहार शरीफ में है, वहीं शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। आगे बात करते हैं 1545 में शेर शाह का मकबरा भारत निर्मित अफ़गान शैली में सबसे अच्छा उदाहरण है, अर्थात आज भी अफ़गान शैली में बना हुआ श्रेष्ठ इमारतों में इसका स्थान आता है शेर शाह के मकबरे का। यह अष्टकोणीय श्रृंखला में मकबरों से निर्मित है, अर्थात ये अष्टकोण जिस प्रकार के होते हैं उस प्रकार के ही महल ये बनाए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। अंग्रेज़ की ओर से रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन का नेतृत्व था। 1757 से 60 तक बंगाल पर मीर जाफ़र का शासन था। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, वो कठपुतली शासक था, इसीलिए उसे क्लाइव का जयकॉल कहा गया है, क्योंकि क्लाइव जैसे कहता था वैसा ही वो करता था। बिहार आने वाले पहले सिख गुरु गुरु नानक देव थे और ये सिखों के प्रथम गुरु भी थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था 1666 में। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे और इनका आगमन पटना में 17वीं सेंचुरी के बाद में हुआ था। तो ये सिखों के 9वें गुरु थे, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक बिहार का। तो बिहार आने वाले पहले विदेशी व्यापारी पुर्तगाली थे। ध्यान देंगे, पुर्तगाली पहले व्यापारी थे जो भारत आए थे और यही बिहार आने वाले पहले व्यापारी भी थे। तो उस समय बंगाल उनके व्यापार का केंद्र था और हुगली में वो व्यापार का केंद्र बनाए हुए थे। बिहार में पहली डच फैक्ट्री 1632 में स्थापित की गई थी और यहाँ से वो सूती वस्त्र, अनाज और सोरे प्राप्त करते थे। अंग्रेज़ों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में स्थापित की थी और बिहार आने वाला पहला अंग्रेज़ रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच ने कहा था कि आगरा और फतेहपुर सिकरी तो लंदन से ही बड़ा है, ये उसका स्टेटमेंट है रॉल्फ फिंच का। बिहार में डेनिस फैक्ट्री 1774 में स्थापित की गई थी। 17वीं सेंचुरी में ट्रेवर्नियर ने लिखा है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ये लिखा है ट्रेवर्नियर ने, जो ब्रिटिश इतिहासकार था। इसने पटना को मुगल राज्य का सेकंड सबसे बड़ा नगर कहा है। 17वीं में मैनरिक नामक इतिहासकार ने पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई है। प्लासी युद्ध के बाद बिहार का नायब दीवान राम नारायण के हाथों में आ गया था। ये दीवान जो होते हैं पैसों से संबंधी काम कर देखते हैं, तो उस समय जो दीवान थे राम नारायण था। अली गौहर शाह आलम सेकंड का अन्य नाम भी है। तो अली गौहर अर्थात शाह आलम सेकंड का राज्याभिषेक भी पटना में हुआ था और यह भी अंग्रेज़ों के देखरेख में हुआ था, अर्थात फर्रुखसियर प्रथम शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में अंग्रेज़ों के देखरेख में हुआ और शाह आलम सेकंड शासक था। और 1764 में हुआ था बक्सर युद्ध, जिसमें एक और हेक्टर मुनरो थे तो सेकंड और
मीर कासिम जो कि उसमें बंगाल का नवाब था, साथ ही अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम सेकंड, अर्थात एक तरफ 3 शासक थे और एक तरफ केवल अंग्रेज था जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो के हाथ में था। फिर भी अंग्रेज जीत गया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई जिसमें शाह आलम सेकंड ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दिया। इसी के पश्चात से बिहार, बंगाल पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया। ये दिया था शाह आलम सेकंड जो उस समय के मुगल शासक थे। बक्सर युद्ध के पश्चात बिहार का नायब दीवान सीताब राय नियुक्त किए गए थे। बक्सर युद्ध के पश्चात 1770 में बिहार, बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। उसके पश्चात सन्यासी विद्रोह हुआ था। 1770 में बिहार में एक लगान परिषद का निर्माण किया गया था जिसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था उसके द्वारा बंगाल का द्वैत शासन खत्म कर दिया गया था। ध्यान देंगे बंगाल में जो द्वैत शासन लाया गया था 1765 में लाया गया था। बंगाल में इसे रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित किया था। हालांकि जो डुअल सिस्टम है द्वैत शासन, इसका स्थापना लियोनेल कर्टिस ने किया था। 1793 में कॉर्नवालिस ने जॉन सोर की विचारधारा पर आधारित अस्थायी बंदोबस्ती लागू की थी जो जमींदारी प्रथा भी कही जाती है। 1783 में बिहार में बहुत सूखा पड़ा था, बड़ा अकाल पड़ा था। इसके लिए अनाज रखा जाए, इसके लिए 1786 में पटना में गोल घर बनवाया गया था ताकि अनाज रखा जाए और इसका निर्माण कैप्टन जॉन गैस्टिन ने किया था। आगे बात करते हैं, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे वो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड थे। ये पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और उसके पश्चात 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। 1911 में दिल्ली में बुलाया दरबार जिसमें जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश सम्राट थे वो आए थे। उस समय भारत के वायसराय हार्डिंग सेकंड थे। इस समय ही बिहार बंटवारा की घोषणा किया गया जो 1912 में लागू हुआ था। 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी। 1906 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया 1906 में। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में किया गया था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन 1908 में हुआ जिसके अध्यक्ष हसन इमाम अली थे। बिहार विभाजन की घोषणा जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। बिहार विभाजन की घोषणा 22 अप्रैल 1912 को लागू हो गया था। हालांकि ये कानून 1 अप्रैल को पूर्णतः लागू हुआ। 22 मार्च था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और 17 में अगले वर्ष पटना यूनिवर्सिटी अर्थात पटना का जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 17 में किया गया था। 36 में पुनः बिहार का बंटवारा किया गया और उसके बाद ओडिशा राज्य का निर्माण किया गया। ब्रिटिश काल में बिहार सोरे का महत्वपूर्ण उत्पादक था। सोरा यहाँ बहुत ज़्यादा निकलता था। 1857 के विद्रोह के समय बिहार वहाबी मूवमेंट का केंद्र था। इस समय इस मूवमेंट के जनक सैयद अहमद थे। पटना में वहाबी जो आंदोलन था उसके नेता विलायत अली और इनायत अली थे। बंगाल में जो फरायची आंदोलन हुआ था इसके नेता हाजी शरतुल्ला थे जिसे बाद में उनके शिष्य दादू मियाँ ने चलाया था। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 में हुआ था पलामू क्षेत्र में जो वर्तमान झारखंड चला गया है और उसके नेता भूषण सिंह थे। 1781 में संथाल क्षेत्र में रानी सर्वेश्वरी का विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में राजमहल क्षेत्र में हुआ था और इसके नेता सिद्धू और कान्हू थे। 1857 का विद्रोह बिहार में 12 जून को देवघर के जो रोहिणी स्थान है वहाँ से हुआ था। तो बिहार में यह सबसे पहले 12 जून से शुरू हुआ था। हालांकि 31 मई से पूरे भारत में शुरू होना था लेकिन चूँकि वो 10 मई को ही स्टार्ट हो गया था 1857 का विद्रोह।
बिहार में हुआ था, स्टार्ट 12 जून से। पटना में 1857 के विद्रोह के नेता गुरहट्टा मोहल्ले के पुस्तक विक्रेता पीर अली थे, यानी पटना में इस विद्रोह के नेता पीर अली थे। 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर टेलर थे। 1857 के विद्रोह बिहार में सबसे बड़े नेता जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह थे। यह बिहार के 1857 के विद्रोह में सबसे बड़े नेता कुंवर सिंह ही थे। कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह थे, इन्होंने भी विद्रोह का विस्तार किया था और एक गुरिल्ला युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को काफ़ी परेशान किया था। कुंवर सिंह की अंतिम लड़ाई कैप्टन ली ग्रांट से हुई थी। उसके बाद कुंवर सिंह की घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का जन्म रांची के तमार थाना के अंतर्गत उलिहाती गांव में 1875 में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म रांची में हुआ था और इनको धरती आबा कहते हैं। इन्होंने सिंह बोंगा को देवता माना था। इनकी मृत्यु 30 मई 1900 को रांची जेल में हैजा बीमारी से हो गया था। ताना भगत आंदोलन 1914 में जतरा भगत के द्वारा चलाया गया था और ये जतरा भगत गांधी के विचार से बहुत प्रभावित थे। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में 1970 में किया गया था और इसके प्रणेता महात्मा गांधी थे। 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बिहार के दरभंगा महाराज ने भाग लिया था और बहुत सारा आर्थिक धन दिया था। बिहार टाइम्स के पत्रिका के संपादक महेश नारायण थे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।